नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कल आपने मेरी क्लास देखी होगी जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था। जो एचटेट पीजीटी है उसमें जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को, ठीक है। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 3-4 यूनिट ही हैं। तो उसमें से जो फर्स्ट यूनिट थी मैकेनिक्स वाली यूनिट थी। उसमें से जो मेरे को लगा कि भी बेस्ड है मैकेनिक्स का न्यूटन लॉ, तो वो हमने स्टार्ट कर लिया था। और 99% प्रोबेबिलिटी है कि न्यूटन लॉ का क्वेश्चन एचटेट पीजीटी में फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब हम उसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ करेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ कांस्टेंट मास, फोर्स इक्वल टू मास टाइम्स द एक्सीलरेशन। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है वो किसके बराबर होएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या बताती है? रिलेशनशिप बताती है फोर्स और मोमेंटम के बीच। इसको और क्लियर करने के लिए हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले हम इसका थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट देखेंगे। इसको समझने के लिए कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती क्या है, हम इसका डेरिवेशनल पार्ट करते हैं थोड़ा सा। डेरिवेशनल से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम इसका 1-2 एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मैं डेरिवेशनल पार्ट स्टार्ट करता हूँ। डेरिवेशनल पार्ट के लिए देखो बच्चों, इसने क्या किया है, एक कार को लिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में उस कार की वेलोसिटी v थी, मास m0 था, टाइम t0 था और पोजीशन x0 थी। वो क्या कहता है कि टाइम के साथ कार ने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v1 हो गई, मास उसका चेंज होके m1 हो गया, टाइम t1 हो गया और पोजीशन उसकी चेंज होके x1 होगी। तो अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ अभी पढ़ी है कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो वही इसने लिखा है कि फोर्स क्या है? चेंज ऑफ मोमेंटम विद चेंज ऑफ टाइम। तो अगर हम इसकी फॉर्म देखें, डिफरेंस फॉर्म देखें, तो फोर्स क्या हो जाएगी? m1 v1 माइनस m0 v0 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t0। अब ये क्या कहता है कि जो कार है उसका मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। हम मास को क्या है, जो पर्सन्स उसके अंदर बैठे हैं उसके मास को एज कम्पेयर टू कार के मास को बहुत कम है ना, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि जो m0 है वो m1 के इक्वल है और m1 किसके इक्वल है? टोटल को हमने क्या ले लिया? स्मॉल m ले लिया। तो स्मॉल m m1 और m2 दोनों के बराबर हो गया। तो अगर हम इसमें से कॉमन ले लें m को, तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या आ जाएगी? m कॉमन आ गया, v1 माइनस v0 डिवाइडेड बाई t1 माइनस t0। और फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमारे पास क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स के इक्वल लिखा था हमने सेकंड लॉ से, तो उससे हमारे पास अब क्या आ गया? फोर्स का फॉर्मूला आ गया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सीलरेशन। तो ये है इसका डेरिवेशनल पार्ट थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, अब क्या है, जो सेकंड लॉ हमने पढ़ा उसका डेरिवेशनल पार्ट पढ़ा। अब उसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या है हमारे पास? पुशिंग अ कार एंड अ ट्रक। यहाँ पे 2 पर्सन्स दिखाए गए हैं। एक पर्सन फर्स्ट वाला जिसने ग्रीन पैंट डाल रखी है वो कार को पुश कर रहा है, और सेकंड वाला जिसने ब्लू पैंट डाल रखी है वो किसको पुश कर रहा है? एक ट्रक को, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है कि भी दोनों कार को ट्रक को पुश कर रहे हैं। तो देखते हैं भी इसमें न्यूटन सेकंड लॉ कैसे काम करेगी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ते हैं फिर उसको समझाता हूँ मैं। तो बच्चों ये क्या कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कंपेयरिंग द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ कार एंड अ ट्रक आफ्टर अप्लाइंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू बोथ। इट इज इजी टू नोटिस दैट
It is easy to notice that after pushing a car and a truck with same intensity, car acceleration more than a truck. This is because mass of car is less than mass of truck. ये क्या कहता है कि न्यूटन की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें चाहे कार को पुश करना हो चाहे ट्रक को पुश करना हो, दोनों को पुश करने के लिए हमें इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर ये क्या कहता है कि अगर हम कार और ट्रक में देखें तो जो कार है वो एज कम्पेयर टू ट्रक थोड़ी उसका मास कम होता है, तो उसकी जो एक्सीलरेशन हो जाएगी वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और जो ट्रक है उसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है कार के कंपैरिजन में, तो उसकी एक्सीलरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होएगा? क्योंकि अभी हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज़ F इज इक्वल टू एम में मास इंटू में एक्सीलरेशन की जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर एक क्वांटिटी ज़्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होएगी? कम। तो क्लियर हो गया ना पहला एग्जाम्पल कार और ट्रक वाला। सेकंड जो बच्चों इसमें एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा कि ग्राउंड में बच्चा खेल रहा है, एक स्टूडेंट ग्राउंड में खेल रहा है, तो वो फुटबॉल खेल रहा है और फुटबॉल को वो अपने किक से मारेगा, ठीक है। तो वो भी वहाँ पे भी क्या है हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। तो उसको एक बार और समझते हैं। उसको समझने के लिए क्या कहता है कि when we kick the ball we exert force in a specific direction which is the direction the ball will move. In addition, more forcefully the ball is kicked, more force we apply to it and further away the ball is. क्या कहना चाहता है ये कि हमें अगर फुटबॉल को किसी डायरेक्शन में भेजना है तो हमें उस डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। अब ये क्या कहता है कि जो स्टूडेंट है वो खेल रहा था ग्राउंड में, उसने किक लगाया, तो किक क्या है? एक टाइप की फोर्स हो गई, उसने बॉल के ऊपर फोर्स लगाई, तो वो बॉल कहाँ मूव करेगी? जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाई है बॉल के ऊपर, उस डायरेक्शन में वो बॉल चली जाएगी। अब ये क्या कहता है कि न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग अगर वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा, मतलब कि वो तेज़ किक मारेगा, तो तेज़ किक मारने से क्या होएगा? बॉल उस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर वो आराम से मारेगा तो बॉल थोड़ी दूर तक ही जा पाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ ना? तो ऐसे ही और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको कोई डाउट है, नहीं क्लियर हो रहा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं। फर्दर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और उसकी बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। और आपको क्या कहते हैं, कोई डाउट्स है तो वो कमेंट में डालते रहना बच्चों, हम कमेंट्स से आपका डाउट क्लियर कर देंगे। आगे हम इसमें एचटेट पीजीटी फिजिक्स के और टॉपिक्स भी करेंगे। अगर आपको टीजीटी करना है तो हम टीजीटी साइंस के भी टॉपिक कर लेंगे। अगर आपको पीजीटी केमिस्ट्री करना है तो हम केमिस्ट्री भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।